हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए गाइस हम अपनी सीडीपी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एक अध्यापका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। यानी कि जो वर्ग होता है उसे बनाने में एक बच्चा है वो कठिनाई अनुभव कर रहा है। तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। यानी कि जब उसे साधारण सा वर्ग बनाने में दिक्कत हो रही है तो उसे हीरे का भी चित्र बनाने में कठिनाई होगी। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है। यानी कि उन्होंने, जो टीचर है, उन्होंने किस सिद्धांत को लगाकर बच्चे की इस अनुभव को लगाया है। तो विकास की प्रक्रिया का एक उत्परिवर्तित प्रक्रिया के द्वारा, या विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति के से संबंधित होता है, या फिर विकास निरंतर ही होता रहता है, या फिर अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो उसने कौन सा सिद्धांत लगाया गाइस? तो उसने लगाया कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। यानी कि अगर उसे वर्ग में कठिनाई हो रही है तो उसे हीरा बनाने में भी कठिनाई होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो समुचित होगा? तो पहला है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं, या फिर परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। आयु विकास हो सकता है। नेक्स्ट है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है, या फिर विकास सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होता है। तो इनमें से वह कौन सा आंसर होगा जो कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कथन एकदम सही है? तो वो कौन सा होगा समुचित है? तो वो है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील रहता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। यानी कि जो सामाजिकरण होता है तो उस सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो उसमें क्या निहित है? तो अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत, या फिर बालात्मक अधिगम और चिंतन एवं समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार, या फिर बच्चों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौता पूर्व व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, या फिर मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसमें से क्या है जो समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है? तो कौन सा निहित होगा? तो वो होगा कि यह अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो पियाजे ने कितने विकास के सिद्धांत दिए? तो 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं दी हैं। तो उनमें से वह कौन सा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो कि इनमें से नहीं है? तो पहला है कि वैयक्तिक विविधता, भेदों की स्वीकृति, या फिर बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता में प्रति संवेदनशीलता, या फिर खोजपूर्ण अधिगम, या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इनमें से कौन सा है जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित से नहीं निकाला जा सकता है? तो वो पहलू, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है क्या? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्या नहीं निकाला जा सकती? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। यानी कि जो कॉल वर्ग ने जो नैतिक वितर्कणा का जो विकास का सिद्धांत जो दिया है उसमें से कौन सा जो लक्षण है जो इनमें संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा संबंधित होगा गाइस? क्योंकि विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान, या फिर चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, या सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या फिर विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा गाइस आंसर जो कॉलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो कौन सा लक्षण है? तो वो है कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं का कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो इस ऐसे क्या होता है? तो इससे क्या कहते हैं, कैसी क्लास में जब वो अपने एक दूसरे के जो अनुभव
अनुभव होते हैं, जो विचार होते हैं, उन्हें आप एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और परस्पर ग्रहण करते हुए अध्ययन करते हैं, तो वो कैसा अध्ययन हो जाएगा? रचनात्मक होगा या पारंपरिक होगा या अध्यापक केंद्रित होगा या सामाजिक रचनात्मकतावादी होगा। तो कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा कि सामाजिक रचनात्मक, यानी कि जो सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हुए सीखते हैं। कौन सा? सामाजिक रचनात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक रचनात्मक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सामान्य शैक्षिक अवसर कैसे? समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, क्या अभिप्राय है कि सभी छात्र समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकेंगे, या फिर सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, या फिर सभी छात्र बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय होता है कि जो सभी छात्र हैं वो सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो। कैसे? उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, यानी कि जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उनके भविष्य में उनके काम आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? यानी कि जो पियाजे ने भाषा विकास से संदर्भित में जो सिद्धांत दिए हैं, तो इनमें से वह कौन सा है जो कि उन्होंने कम आंका है? तो पहला है कि सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर आनुवंशिकता, या अहम केंद्रित भाषा, या विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो पियाजे ने कौन सा कम आंका है? तो उन्होंने कम आंका है सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सी? सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थन करता है? यानी कि इनमें से वह कौन सा निरीक्षण है जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थन करता है? तो पहला है कि बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है, या फिर मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, या फिर विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रम होती हैं, या फिर अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा होगा जो कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थन करता है? तो ये आंसर हो जाएगा कि मस्तिष्क के किसी एक भाग में चोट लगना, यानी कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। यानी कि अगर हमारे किसी भी वजह से हमारे सर में आकर कोई चोट लग जाती है तो उससे केवल हमारा कोई विशिष्ट जो भाग होगा वही केवल क्षतिपूर्ण होगा, ना कि हमारी पूरी बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही होगा? तो पहला है कि अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी समूहों से बेहतर सीखते हैं, या फिर छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो इसमें से आंसर क्या होगा? जो योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो उनमें से होगा कि जो टीचर है वो विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को भी बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। कैसे? बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए, ताकि जो प्रत्येक बच्चा है वो सही से ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से वह कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला है कि संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है, या फिर रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, या फिर रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना, या फिर रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक चित्र का निर्माण करने को कहती है या कहता है, तो वह कैसा होगा? तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है, या फिर विद्यार्थियों को स्मृति को मंथन गति से मध्य गति से जागृत कर रही है, या फिर छात्रों को मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण करा रही है, या फिर छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों को विकास का प्रयास कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो टीचर है अध्यापकों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के लिए कहती है, तो वो क्या कर रही है? तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है। क्या कर रही है? रचनात्मक आकलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो ब्लूम ने जो सिद्धांत दिए उनमें से वह कौन सा है जो पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो वो है कि एक समस्या समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, या फिर आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ तथा चार्ट का निर्माण करना, या प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। तो इसमें से क्या है जो ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण का मूल्यांकन करता है। तो वो है कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या होगा इसका आंसर, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। यानी कि वंचित बच्चे जिन्हों की शिक्षा बीच में छूट गई है या जिन्हें शिक्षा से वो दूर रहे हैं, तो ऐसे जो वंचित बच्चे होते हैं उनके साथ शिक्षार्थियों के साथ जो अध्यापक और अध्यापिकाएं होती हैं उन्हें कैसा व्यवहार करने के लिए क्या कहते हैं, कैसा व्यवहार करने के संदर्भ में क्या कहते हैं विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि उन्हें समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं होनी चाहिए, या फिर छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की किसी प्रकार की मांग ना होनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना चाहिए। तो इनमें से क्या होगा जो एक शिक्षक को उसमें विश्वास रखना चाहिए, तो छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। यानी कि कुछ बच्चों के या कुछ लोगों के क्या कहते हैं हकलाने की, उन्हें क्या कहते हैं विकार होता है हकलाने का, तो उस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। तो उन समस्याओं से प्रवर्धित वाक्य द्वारा, या फिर अनुश्रुत वाक्य द्वारा, या फिर परिणामकारी वाक्य द्वारा, या फिर लंबित वाक्य द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, तो वो होगा प्रवर्धित वाक्य द्वारा। कौन सा, प्रोनोलोगेंट स्पीच के द्वारा क्या कहते हैं बच्चों के हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सीखने की आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबंधितता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है। जो ये सभी हैं वो किस प्रारूप से संबंधित है, तो वो हस्तक्षेपी अधिगम से संबंधित है, या फिर संग्रंथित अधिगम से, या फिर उपचारात्मक प्रत्युत्तर से, या अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संग्रथित अधिगम से संबंधित है। किससे, संग्रथित अधिगम से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां पर, यानी कि एक समावेशी शिक्षा वह होती है जहां पर होता है क्या होता है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं, या फिर तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले, या फिर समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है, या फिर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो एक समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो एक समावेशी शिक्षा वह होती है, कक्षा वह होती है जहां पर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रत्येक बच्चा समझ सके ऐसे अधिगम परिवेश का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो इनमें से वह कौन सा कार्य जो कि प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो पहला है कि उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, या फिर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास करना, या फिर विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने के लिए कहना। तो इसमें से सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, तो वो होगा कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो इनमें से वह कौन सा कारण है जिसके कारण विद्यालय जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय को छोड़ देते हैं। तो पहला है कि अध्यापकों का सम उपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना, या फिर विद्यालय में श्यामपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, या फिर बच्चों से
भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, या फिर जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो इनमें से कौन सा है जो इसके कारण क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो विद्यालयों को छोड़ देते हैं या विद्यालयों को तो क्या कहते हैं स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, तो उसका मेन कारण होता है कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अधिगम अक्षमताएं। तो अधिगम अक्षमताएं कैसी होती हैं, तो पाठ्य अक्षमता के पर्याय होती हैं या फिर वस्तुपरक तथ्य तथा सांस्कृतिक की इनमें कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, या फिर अधिगम अक्षमताएं समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। तो अधिगम अक्षमताएं कैसी होती हैं, तो अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां पर, यानी कि जो समस्या समाधान होता है वो प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां पर कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण का उपलब्ध होती है, या फिर परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या होती है, या फिर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी होता है। तो समस्या समाधान जो विधि होती है वो कहाँ पर, कौन से विद्यालय में सफल होती है, तो वो होती है जो इस विद्यालय क्या कहते हैं परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद है। तो जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद है तो वो क्या होता है, तो वो अधिगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित होता है, या फिर अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन का पर बल देते हैं, या फिर कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद है। तो ये क्या है, तो ये अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जो अध्यापक अध्यापिकाएं अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग होगा। यानी कोई टीचर है वो अपने बच्चों को यानी कि छात्रों की त्रुटियों को सही करना चाहती है तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या होगा, तो उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम त्रुटियां का अधिक संशोधन करना चाहिए, या फिर उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, या फिर उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अथवा अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं, या फिर अगर त्रुटि संशोधित प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती हैं तो उसे उनका संबोधन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे टीचर है तो उसे कैसे अपने बच्चों की जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार करना चाहिए, तो उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अथवा अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो भावात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है, तो भावनाओं की आलोचना करना भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। कैसी होती है, ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राकेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। तो उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है। यानी कि जो देविका है उसकी उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है और जो राजेश है उसकी उत्तेजना अनुत्साही होती है। तो इनमें कैसा संबंध है, तो भावनाओं की पराकाष्ठा का संबंध है, या समान समयांतराल का संबंध है, या अनुकूल का स्तर है, या फिर विचारों का घनत्व है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनुकूलन का स्तर है। किसका स्तर है, अनुकूलन का स्तर है, इससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो कौन सा सिद्धांत है जो इस योजना का समर्थन करता है गाइस, तो वो है मानवीय सिद्धांत। कौन सा, मानवीय सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो बच्चे हैं और बच्चों का जो व्यवहार है उसे समझने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, उनके घर का व्यवहार पता चल जाता है कि घर का जो वातावरण है वो कैसा है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह तथ्य अधिगम के विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये पारिस्थितिकी से संबंधित है, या व्यवहारवादी से संबंधित है, या रचनावादी से, या सामाजिक रचनावादी से। तो जो घर का वातावरण से जो हमें समझ आता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी से। किससे, इसका संबंध किससे होगा कि इस अधिगम का, तो इस अधिगम का सिद्धांत से संबंधित होगा पारिस्थितिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी होता है। यानी कि हम कक्षा में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा है वो कक्षा में ध्यान न होकर उसका इधर उधर ध्यान भटक रहा है, तो उसके लिए हमें क्या सबसे बढ़िया तरीका होगा जिससे वो क्या कहते हैं उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। तो क्या होगा कि बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके, या फिर बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना और डांटना चाहिए, या फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना चाहिए, या फिर बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना चाहिए। तो हमें सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे को उस जगह बिठाना चाहिए जहां उसका ध्यान सबसे कम भंग हो, जहां पर उसका ध्यान जो है वो इधर उधर ना जाए। तो गाइस हमारी तो EVS CDP की जो हमारी 30 की श्रृंखला थी वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।